नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेट ऑनसेट बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, या जिसे LOBD भी शॉर्ट में कह सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर ज़्यादातर मामलों में 20 से 30 के एज ग्रुप में डेवलप हो जाता है। जो एवरेज एज बाइपोलर डिसऑर्डर के डेवलप होने की होती है वो करीब 24-25 साल की होती है। मतलब ज्यादातर लोग इस उम्र तक बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप कर चुके होते हैं। कुछ मामले इसमें एडोलेसेंट मतलब टीनेजर बच्चों के होते हैं, तो कुछ मामले इसके अंदर थोड़े बड़ी उम्र के लोगों के होते हैं। और 30 की उम्र में भी बाइपोलर का डायग्नोसिस मिलना कोई रेयर चीज नहीं है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टरों के क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिनको पहली बार बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस 20s की एज में मिलता है, और वहीं कुछ लोग 30s और 40s में भी उनको डायग्नोसिस मिलता है। पर लेट ऑनसेट बाइपोलर डिसऑर्डर वो होता है जहां पहली बार बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस 50 साल की उम्र के बाद मिलता है। मतलब पहली बार उनको मेनिया या हाइपोमेनिया का एपिसोड 50 वर्ष की उम्र के बाद आता है। बाइपोलर डिसऑर्डर मेनली दो टाइप का होता है, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में मेनिया का एक एपिसोड होना जरूरी है और उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिप्रेशन के एपिसोड्स का आना जरूरी होता है, तब हम उसे बाइपोलर 1 का डायग्नोसिस देते हैं। तो वहीं बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया का एक एपिसोड होना अनिवार्य है और साथ ही एक या उससे ज्यादा डिप्रेशन के एपिसोड्स हो सकते हैं। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही होगा, एटलीस्ट एक एपिसोड मेनिया या हाइपोमेनिया का होना जरूरी है। कई सारे हाइपोमेनिया के या कई सारे मेनिया के एपिसोड्स भी हो सकते हैं। किसी एक पेशेंट के अंदर हाइपोमेनिया, मेनिया और डिप्रेशन के भी एपिसोड्स हो सकते हैं। और ये जो एपिसोड्स होते हैं ये कुछ हफ्तों तक बने रह सकते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड के डायग्नोसिस के लिए 2 हफ्ते का समय चाहिए होता है, मतलब 2 हफ्ते तक सिम्टम्स का बना रहना जरूरी है। मेनिया के सिम्टम्स के लिए 1 हफ्ते का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहीं हाइपोमेनिया का डायग्नोसिस मिलने के लिए करीब 4 दिन लो इंटेंसिटी मेनिया को ऑब्जर्व किया जाना जरूरी है। तो ये हुए मेन 3 टाइप के एपिसोड्स जो कि बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 में पाए जाते हैं। इसी के साथ मिक्स्ड एपिसोड्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक ही एपिसोड के दौरान, जैसे बाइपोलर के डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान कुछ मेनिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो वहीं मेनिक एपिसोड के दौरान कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड एपिसोड। और इसी के साथ एक चौथी कंडीशन होती है जिसे कहते हैं साइक्लोथाइमिया। मतलब इसमें छोटी छोटी ड्यूरेशन के लिए मेनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पूरा फुल ब्लोन एपिसोड नहीं दिखाई देता। मतलब जो ड्यूरेशन है 1 हफ्ता 2 हफ्ते वाली, वो पूरी ड्यूरेशन फुलफिल नहीं होती। आमतौर पर तो ये जो एपिसोड्स हैं ये थोड़े लंबे चलते हैं। कई लोगों में कुछ महीनों तक मेनिक या डिप्रेसिव एपिसोड्स दिखाई दे सकते हैं। और अगर बार बार ये एपिसोड्स आते रहें और 1 साल के अंदर अगर 4 या उससे ज्यादा बाइपोलर के एपिसोड्स आए, मतलब मेनिया या डिप्रेशन कोई भी एपिसोड्स, तो उसे रैपिड साइक्लिंग बोल दिया जाता है। मतलब बार बार उस पेशेंट को कई सारे एपिसोड्स आ रहे हैं। तो इस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब जैसा कि बताया, अधिकतर मामलों में ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये 20-30 की उम्र तक डेवलप हो चुका होता है। पर जैसा कि बाइपोलर का नेचर है, इसमें कई सालों तक कुछ लोगों को सिर्फ डिप्रेशन के एपिसोड्स एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो ऐसे में उन्हें जो डायग्नोसिस मिला होता है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला होता है। कुछ लोगों को डिस्थाइमिया का भी डायग्नोसिस मिला हो सकता है। पर इन लोगों को बाइपोलर का डायग्नोसिस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इन्होंने कभी भी मेनिया या हाइपोमेनिया का एपिसोड नहीं दिखाया होता। तो ऐसे में अगर 50 वर्ष की उम्र के बाद मेनिया का एपिसोड आए या हाइपोमेनिया का एपिसोड आए, तो उस केस में इनका डायग्नोसिस बदल जाता है और ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बजाय इनको बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे दिया जाता है। तो ज्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि पहला एपिसोड मेनिया का कब आ रहा है उसके बेसिस पर हम लेट ऑनसेट या अर्ली ऑनसेट को डिफाइन करते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का ऐसा देखना है कि जिन लोगों को 50 के बाद बाइपोलर का डायग्नोसिस मिला, मतलब मेनिया का उन्होंने एपिसोड शो किया, वो अक्सर कई सालों से डिप्रेशन के एपिसोड शो कर रहे थे। मतलब वो इनको ये एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि पहली बार मूड डिसऑर्डर का एपिसोड ही 50 के बाद आ रहा है। अक्सर डिप्रेसिव एपिसोड्स पहले कई बार आ चुके हैं और मेनिया या हाइपोमेनिया का एपिसोड 50 के बाद जब आ रहा है तो उस केस में बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कई पेशेंट्स को मिल जाता है।
इसीलिए ये कहना कि बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस डॉक्टर ने क्यों दिया, आज तक तो कभी किसी डॉक्टर ने दिया नहीं था। पहले तो डॉक्टर जो थे वो कहते थे इनको सिर्फ डिप्रेशन है, क्या डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस कर दिया? नहीं, कई बार डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में ये आ सकता है कि लेट एज में भी उनमें पेशेंट्स में हाइपोमेनिया या मेनिया आ सकता है। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि ये लोग लेट ऑनसेट बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं। सेम पैटर्न कई बार हमें यंग एज में भी देखने में मिलता है। मतलब हो सकता है एक पर्सन को 19-20 की एज में डिप्रेशन का एपिसोड आया, 4-5-6 साल तक उसको कई सारे डिप्रेशन के एपिसोड आए, और मान लीजिए 27 या 28 की उम्र में करीब 7-8 साल तक अलग अलग टाइम पर डिप्रेशन के एपिसोड्स एक्सपीरियंस करने के बाद उसको मेनिया का एपिसोड आया। तो ऐसे केस में भी हम देखेंगे कि बाइपोलर का डायग्नोसिस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को पहली बार में ही बाइपोलर का डायग्नोसिस दिया जाता है, क्योंकि बाइपोलर का जो डेवलपमेंट है, उसका जो पूरा कोर्स है, वो बड़ा मिक्स्ड तरीके का रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स में डॉक्टरों के लिए शुरुआत में ही डायग्नोस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि इस पेशेंट को बाइपोलर है या सिर्फ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है। और यही वजह है कि अक्सर डॉक्टर्स से ये चूक हो जाती है, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर का नेचर ही ऐसा होता है कि कई मामलों में वो शुरुआत से नहीं दिखाई देता कि एक पेशेंट को बाइपोलर ही होगा या उसे सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड्स ही रहेंगे। तो कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि उन डॉक्टर ने तो डिप्रेशन बोला था, इन डॉक्टरों ने तो हमें बाइपोलर बोल दिया, या हमारे फैमिली मेंबर को बाइपोलर का डायग्नोसिस दे दिया, और वो भी तब जब हाइपोमेनिया के एपिसोड की वजह से बोला गया हो। क्योंकि मेनिया के मामले में तो क्लियरली दिखाई देता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, मूड बहुत हाई रहेगा, बहुत ज्यादा बातें करेगा पेशेंट, नींद नहीं आएगी उसको रातों में, बड़ी बड़ी बातें करेगा, नए नए प्लान्स बना लेगा, पैसा खर्च कर लेगा, कुछ ऐसी चीजें वो दिखा सकता है जिससे कि मेनिया को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पर हाइपोमेनिया में 4-5 दिन तक ही पेशेंट ने हाई मूड एक्सपीरियंस किया और उसके बाद वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, या तो हो सकता है डिप्रेशन में चला गया हो या फिर वो बिल्कुल स्टेबल स्टेट में आ गया हो। तो ऐसे में जब डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि ये पेशेंट के अंदर कुछ मेनिक का छोटा सा सिम्टम था, थोड़े बहुत सिम्टम्स थे लो इंटेंसिटी वाले, तो वो बाइपोलर का डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो इसलिए बाइपोलर के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स को कई बार कई साल लग जाते हैं, और शुरुआत में हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने गलती की या डॉक्टर्स ने गलत डायग्नोसिस किया। बाइपोलर के मामले में कई बार शुरुआती स्टेजेस पे पता ही नहीं चल पाता कि ये बाइपोलर होगा या सिर्फ डिप्रेशन होगा। और ऐसे में जब लंबे समय तक कभी कोई मेनिया का एपिसोड ना आया हो और 50-60 की उम्र के बाद आया हो, तो उसमें लेट एज में भी बाइपोलर का डायग्नोसिस मिल सकता है। तो इस तरह से बाइपोलर अक्सर पाया जाता है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग डिसऑर्डर है। बहुत मामलों में ये मिसडायग्नोस होता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मिसडायग्नोस होने वाले डिसऑर्डर्स में बाइपोलर अक्सर होता है, क्योंकि यंग एज में, खासकर कि टीन एज में, 15, 16, 18 की उम्र में जब कोई बच्चा, टीनेजर जब बाइपोलर डेवलप कर रहा होता है, तो ये वो एज होती है उसकी जब उसमें वैसे भी बहुत सारे मूड चेंजेस आ रहे हैं, मूड फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, उसके अंदर थोड़ा एग्रेशन हो सकता है आ रहा हो, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हो, उसको अभी बड़ा होने में, लोगों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हो, करियर बनाने में मुश्किल आ रही हो, घर के अंदर थोड़ा माहौल नेगेटिव हो जिस वजह से वो रिएक्ट बहुत करता हो। तो ऐसे में बच्चे के अंदर मूड के चेंजेस दिखाई दे सकते हैं और नहीं पता चलता कि ये बाइपोलर का आना हुआ। डॉक्टर जो है वो उनको काउंसलिंग के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा, दवा भी नहीं देते कई बार ऐसे मामलों में। और कई बार ऐसे केस में उसको डिप्रेशन का या तो डायग्नोसिस मिल जाता है, कुछ केसेस में अगर एंजाइटी ज्यादा हो तो एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिल जाएगा, या एक दूसरा डायग्नोसिस होता है जिसे कहते हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये वाला डायग्नोसिस भी मिल जाता है, क्योंकि इतने यंग एज में नहीं पता चल पाता कि उस बच्चे में क्लियरली मेनिक या हाइपोमेनिक सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि मूड में उसके अंदर बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं। और इसी के साथ कई बार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के साथ भी बाइपोलर के डायग्नोसिस को कंफ्यूज कर लिया जाता है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में अक्सर काफी इंपल्सिव और काफी डिसओबीडियंट वाले ट्रेट्स दिखाई देते हैं। पेशेंट जो होता है वो किसी दूसरे की सुनता नहीं, अपनी करता है, अपने हिसाब से वो अपनी लाइफ को डायरेक्शन देता है, वो कई बार गलत डिसीजंस ले लेता है, ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एब्यूज में चला जाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर और कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इनमें सब्सटेंस एब्यूज बहुत कॉमन है। और बाइपोलर डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में अक्सर कंफ्यूजन्स होती हैं। तो ये जो बड़ी सारी पेचीदगियां हैं जो कि लोगों के पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट और उनके एज और कई दूसरे वजहों से उनमें आते हैं,
इन पेचीदगियों की वजह से कई बार बाइपोलर का डायग्नोसिस ठीक से नहीं दिया जा पाता। इसलिए डॉक्टर्स बहुत क्लियर होना चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर एक मेनिक एपिसोड का होना बेहद जरूरी है या क्लियरली आइडेंटिफाइबल एक हाइपोमेनिक एपिसोड का होना जरूरी है। तभी डॉक्टर्स पक्के तौर पर बाइपोलर का डायग्नोसिस देते हैं। और इसी तरह की कंफ्यूजन्स कई सालों तक चल सकती हैं। हो सकता है कि एक पेशेंट को कई साल तक डिप्रेसिव एपिसोड आए हों और बीच बीच में उसको हाइपोमेनिक एपिसोड आए हों, पर वो पेशेंट तब डॉक्टर के पास गया ही ना हो, या उसको लगा अब तो मैं ठीक हो गया हूं, अब तो मैं बढ़िया हूं, और इस वजह से उसने दवाइयां छोड़ दी हो, ट्रीटमेंट छोड़ दिए हो। तो कई बार डॉक्टरों की नजर में हाइपोमेनिया आ ही नहीं पाता, क्योंकि अगर हाइपोमेनिया भी अगर डॉक्टर की नजर में आ जाए तो भी बहुत अर्ली स्टेजेस पर हो सकता है बाइपोलर का डायग्नोसिस मिल जाए। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एपिसोड 50 के बाद नहीं आया, बट वो डायग्नोस 50 के बाद हुआ, जबकि उसको पहले भी ये एपिसोड्स आ रहे थे। थोड़ा बहुत मेनिक एपिसोड हुआ होगा कभी, पर उसके लिए उन्होंने शायद डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया और डॉक्टर को कभी बताया भी नहीं। हाइपोमेनिया के तो एपिसोड खुद पेशेंट्स भी नहीं समझ पाते, उसके फैमिली मेंबर्स भी नहीं समझ पाते, तो डॉक्टर्स की नजर में तो क्या ही आएगा। तो इस वजह से भी, क्योंकि पेशेंट ने या तो उसको रिपोर्ट नहीं किया या पेशेंट को वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं लगा, आसपास के लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इस वजह से कई बार हाइपोमेनिया के एपिसोड्स डायग्नोस होने चूक जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई बड़ा मेनिया का एपिसोड 50 के बाद आ जाए तो बाइपोलर का डायग्नोसिस मिल जाता है। तो एक ये भी इशू आता है। तो कुछ डॉक्टरों की कंफ्यूजन, कुछ डिफरेंट डिसऑर्डर्स का एक जैसा होना, और कई केसेस में लंबे समय तक केवल डिप्रेसिव एपिसोड रहना और फिर मेनिया आना, और कई केसेस में पेशेंट्स का ही डॉक्टर को रिपोर्ट ना कर पाना या उसे आइडेंटिफाई ना कर पाना, इस वजह से बाइपोलर के डायग्नोसिस कई बार लेट एज में मिलते हैं। तो ये मोटे तौर पे 3-4 कारण होते हैं कि लेट ऑनसेट बाइपोलर डिसऑर्डर किस टाइप का होता है। अब देखने में ये आता है कि 90% जो बाइपोलर के जो डायग्नोसिस हैं वो अर्ली ऑनसेट वाले होते हैं, मतलब 20, 25, 30 साल की उम्र तक हो जाते हैं। केवल 10% केस ऐसे हैं जिनमें कि 50 के बाद पहली बार बाइपोलर का डायग्नोसिस मिलता है, और उसमें भी 60 साल की उम्र के बाद 5% लोगों को डायग्नोसिस मिलता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लेट एज वाले, मतलब जो लोग 70 साल से भी ऊपर हैं, उनमें बाइपोलर नहीं हो सकता है, हाँ, पर ये बहुत कॉमन नहीं है। और साथ ही बड़ी उम्र में 60-70 की उम्र में लोगों में वैसे भी बड़े सारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, ब्रेन में न्यूरो डिजेनरेशन होने लगती है, एजिंग रिलेटेड चेंजेस आने लगते हैं। इस वजह से भी कई बार लोगों में बहुत सारे पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं या उनके मूड रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं। इस वजह से भी उनको बाइपोलर का डायग्नोसिस मिल सकता है। हालांकि कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि बाइपोलर का डायग्नोसिस जो है वो सेकेंडरी है, मतलब किसी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के रिस्पॉन्स में या किसी और मेडिकल कंडीशन के रिस्पॉन्स में उनको ये बाइपोलर की कंडीशन डेवलप हुई है। तो ये एक सेकेंडरी कंडीशन होती है, प्राइमरी कंडीशन नहीं होती। अगर प्राइमरी कंडीशन हो, मतलब केवल बाइपोलर का डायग्नोसिस हो, तो वो अक्सर 50 या उससे पहले की उम्र में ही देखा जाता है। लेटर एज में बहुत कम होता है ऐसा, 4-5% लोगों में ही ऐसा होता है कि उनको प्राइमरी जो डिसऑर्डर है वो केवल बाइपोलर का ही हुआ हो। लेट ऑनसेट बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ और फीचर्स होते हैं, जैसे ये अक्सर जेनेटिक नहीं होता। जिन लोगों में फैमिलीज में बाइपोलर रन कर रहा होता है वो अक्सर यंग एज में उनमें डेवलप हो जाते हैं, जबकि लेट ऑनसेट वाले बाइपोलर जो होते हैं, जो कि ट्रू बाइपोलर केसेस हैं, मतलब जो छिप नहीं गए थे, डायग्नोज नहीं हो पाए, ऐसे नहीं, जो एक्चुअल में 50 के बाद डेवलप हुए हैं, अक्सर ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये जेनेटिक नेचर के नहीं होते। मतलब हो सकता है कि फैमिली में आज तक किसी को बाइपोलर जैसा डिसऑर्डर ना हो और 50 के बाद बाइपोलर हो गया हो। इसी के साथ जिन लोगों में लेट ऑनसेट बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो अक्सर कुछ दूसरे साइकेट्रिक या मेडिकल कंडीशंस से भी सफर कर रहे होते हैं, या तो क्रोनिक कंडीशंस या फिर ऐसी कंडीशंस जो कि 40-50 की उम्र के बाद ही डेवलप हुई, जैसे कि हार्ट की बीमारियां या कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि स्ट्रोक या डायबिटीज या फिर कुच और एंजाइटी या मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसी के साथ जिन लोगों में 50 के बाद ही बाइपोलर पहली बार डेवलप हुआ होता है उनमें डिप्रेसिव एपिसोड्स ज्यादा देखने में आते हैं और 1 या 2 ही मेनिक एपिसोड्स देखने में आते हैं। मतलब अगर हम बहुत सारे लोगों का ग्रुप लें, 50 के बाद के ऑनसेट वाले और 20 या 30 के ऑनसेट वाले पेशेंट्स का ग्रुप ले लें, तो हम पाएंगे कि जो यंग एज वाले अर्ली ऑनसेट वाले जो बाइपोलर पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर मेनिक एपिसोड्स काफी ज्यादा पाए जाएंगे। मतलब हर पेशेंट करीब 2 या 4 या 6 शायद मेनिक एपिसोड्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हो। पर अगर हम 50 के बाद के लोगों का ग्रुप लेंगे तो उनमें शायद 1 या 2 ही उन्होंने मेनिक एपिसोड्स एक्सपीरियंस किए होंगे, पर ज्यादातर उनके डिप्रेसिव एपिसोड्स ही रहे होंगे। तो ये एक बड़ा फर्क देखने में आता है। दूसरा कि इनमें जो मेनिक सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के नहीं होते और बहुत ज्यादा मेनिक सिम्टम्स भी नहीं होते। अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेन पैथोलॉजी नहीं है,
अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री नहीं है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि जो 50 के बाद वाले जो पेशेंट्स हैं जिनमें बायपोलर आ रहा है उनके मेनिया की इंटेंसिटी कम होती है और वो जल्दी भी क्योर हो जाती है, जल्दी सबसाइड कर जाते हैं यंग एज वाले लोगों के मुकाबले। और अगर हम कहें कि मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, मोटे तौर पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। जैसे कि यंग एज वाले पेशेंट्स में भी मेल और फीमेल करीब करीब बराबर होते हैं, उसी तरह से ओल्ड एज में भी मेल और फीमेल पेशेंट्स में बराबर तौर पर बायपोलर पाया जा सकता है। तो ये रहे मेजर डिफरेंसेस कि लेट ऑनसेट और अर्ली ऑनसेट में क्या फ़र्क होते हैं, लेट ऑनसेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी अर्ली ऑनसेट वाले के ही जैसा होता है, मेडिसिन भी दी जाती हैं, साइकोथेरेपी भी दी जाती है। अगर कोई मेडिकल कंडीशंस आ रही हो तो उस केस में साइकेट्रिक मेडिकेशंस के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लो डोज पे मेडिकेशंस देते हैं, लंबे टाइम तक भी दवाइयाँ नहीं देते, एक या दो से ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं देते। यंग एज के पेशेंट्स में अक्सर ज़्यादा दवाइयाँ मिल रही होती हैं, एंटीसाइकोटिक भी मिल रही है, मूड स्टेबलाइजर भी मिल रही है, एंग्जाइटी की दवाइयाँ भी मिल रही हैं। पर लेट एज के पेशेंट्स में अक्सर एक या दो ही दवाइयाँ मिल रही होती हैं, ज़्यादा उनको दवाइयाँ नहीं देते, क्योंकि एक तो वो वैसे ही ओल्ड एज में हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आएंगे तो उनकी हार्ट की, बोन्स की और कुछ दूसरे ऑर्गन्स की हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इस वजह से उनकी जो डेथ है वो वक्त से पहले हो सकती है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में फैमिली थेरेपी ज़रूरी है देना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हेल्प करती है, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी हेल्प करती है और साथ ही एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी भी काफ़ी हेल्प कर सकती है, जिसमें कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योगा और ये कुछ ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स देना भी इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे कि विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स, कुछ और हर्बल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। साथ ही लाइट थेरेपी दी जा सकती है, क्योंकि कई पेशेंट्स सीजनल पैटर्न्स दिखाते हैं। सर्दियों में उनको डिप्रेशन ज़्यादा एक्सपीरियंस में आता है और करीब करीब हर साल वो सर्दियों में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में ये लोग जो होते हैं ये लाइट को ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, तो इन लोगों को लाइट थेरेपी भी दी जा सकती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, स्पेशली डिप्रेशन के इलाज के लिए दिया जाता है। इंडिया में ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, शायद ही कहीं अवेलेबल हो, पर यूरोप और अमेरिका में काफ़ी कॉमनली लाइट थेरेपी दी जाती है, जिसमें लाइट का एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है बाहर सनलाइट में बैठना चाहिए, धूप का एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि धूप से विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी से सेरोटोनिन बनेगा और उनका डिप्रेशन कम होगा। तो वैसे ही जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं होती या सर्दियों में जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती, तो ऐसे में डिप्रेशन को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर देने से डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिलती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव भी हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी हैं और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, सबको मिला के पेशेंट की हेल्प की जा सकती है और उसको बायपोलर के एपिसोड से जल्दी बाहर निकाला जा सकता है। इसी के साथ कुछ रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज भी यूज करते हैं थेरेपिस्ट, जिसमें वो वार्निंग साइंस को नोटिस करना बताते हैं, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स या रिस्की जो दूसरे बिहेवियर्स हैं जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज या कुछ बड़े डिसीजंस लेना, प्रॉपर्टी या बिजनेस के डिसीजंस लेना, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पर भी काउंसलिंग और थेरेपी चलती है, ताकि पेशेंट जो है वो किसी एपिसोड में जाने से अपने को रोक सके, क्योंकि अक्सर गलत डिसीजंस और एक्शंस की वजह से लोगों को बहुत लॉसेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, जिस वजह से उनका एपिसोड ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसे में उन एपिसोड्स को बचाने के लिए एपिसोड से पहले ही वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करना और अपने डिसीजंस, एक्शंस और बिहेवियर्स को रेगुलेट करना ये जरूरी होता है, ताकि लॉन्ग टर्म में खुद की कंडीशन को मैनेज किया जा सके। तो ये कुछ मोटे तौर पर जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।